हेलो लर्नर्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। ज्ञानशक्ति क्लासेस के यूट्यूब सेशन में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज में। देखिए, इस अभ्यास सीरीज में हम यूजीसी नेट के पेपर 1 को डिस्कस करते हैं और डेली हम 12:15 बजे यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। 12:15 बजे की ये क्लास होती है और हमारा टारगेट जो है ना, वो एटलीस्ट 40 प्लस क्वेश्चन सही करना है इन द अपकमिंग एग्जामिनेशन और आपको जो है आपके बेस्ट तक पहुंचाना, ये मेरा लक्ष्य है। तो स्टार्ट करते हैं आज 13 नवंबर का ये सेशन और बिना किसी देरी के स्टार्ट करने से पहले काइंडली एक रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, आप वीडियो को लाइक करते हैं तो इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है और साथ ही साथ यूट्यूब एल्गोरिदम इस काम को और लोगों तक पहुंचाता है। हमारी ये छोटी सी कम्युनिटी थोड़ी सी और बड़ी बनती है। तो काइंडली जो है इन वीडियोस को शेयर भी किया करिए और लाइक अभी के अभी कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं। आज के प्रश्न बहुत ही आसान होने वाले हैं और बहुत ही फास्ट ट्रैक सेशन होने वाला है वापस से, है ना। तो कुछ कुछ सेशन जो है अब हम बहुत तेजी से लेके चलेंगे ताकि जल्दी जल्दी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी एम ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च इन सोशल साइंस। बात कर रहे हैं दीर्घकालिक अनुसंधान के बारे में। तो सामाजिक विज्ञान में दीर्घकालिक अनुसंधान का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। पहला ऑप्शन है, समय के साथ एक ही समूह में परिवर्तनों का अध्ययन करना, टू स्टडी चेंजेस ओवर टाइम विद इन द सेम ग्रुप। दूसरा ऑप्शन है, किसी एक समय में दो या दो से अधिक समूहों की तुलना करना, टू कंपेयर टू और मोर ग्रुप्स एट अ सिंगल पॉइंट इन टाइम। तीसरा ऑप्शन है, टू एस्टैब्लिश कॉजल रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स या चरों के बीच कारण प्रभाव संबंध स्थापित करना। और चौथा ऑप्शन है, किसी एक मामले का गहन अवलोकन करना, टू ऑब्जर्व अ सिंगल केस इन डेप्थ। बताइए इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से। लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च के बारे में पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे, नीचे कमेंट सेक्शन में जाएंगे और वहां मेंशन कर देंगे कि आपको क्या लग रहा है इसका सही उत्तर क्या होगा। और ये हर प्रश्न के लिए आप करेंगे, चाहे मैं बोलूं चाहे ना बोलूं। वैसे तो मैं आपको याद दिलाता रहता हूं, लेकिन हर क्वेश्चन मैं जब आप बोल के मैं खत्म करता हूं तो नीचे आप जाइए और लाइव चैट में नहीं, कमेंट सेक्शन में जाके और लिख दीजिए कि क्या लग रहा है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, आपको सही कौन सा ऑप्शन लग रहा है। एक एक ऑप्शन हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं और वैसे ही चलेंगे डिस्कस करते हुए। देखिए, अगर हम बात करें लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च की, तो इसको डिजाइन किया जाता है ऑब्जर्व करने के लिए, स्टडी करने के लिए। कोई भी अगर बदलाव हो रहा है, कोई भी चेंज हो रहा है ओवर द टाइम, यानी समय के साथ किसी भी चीज में क्या क्या बदलाव हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप मेरे ऊपर रिसर्च कर रहे हो, तो एक बार आपने मुझे जो है एग्जामिन किया आज, एक बार 1 साल बाद किया, फिर 2 साल बाद किया, 3 साल बाद किया, और ऐसे जो है हर एक साल में एग्जामिन कर रहे हो और देख रहे हो कि हर एक साल में मेरे अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो वो लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च हो गया। तो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, तो इसी से याद रख सकते हैं आप, लॉन्ग और लॉन्गिट्यूडनल। तो लॉन्ग मतलब लंबे समय अवधि के लिए होता है ये, है ना। और सेम ग्रुप के लिए होता है, याद रखिएगा। एक ही ग्रुप या एक ही लोग या एक ही पॉपुलेशन के लिए होता है, ये चेंज नहीं होता है। तभी तो आप बदलाव देख पाएंगे। तो इसीलिए टू स्टडी चेंजेज ओवर टाइम विद इन द सेम ग्रुप इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस, यानी फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। समय के साथ एक ही समूह में परिवर्तनों का अध्ययन करना, दो या दो से अधिक ग्रुप एक सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम में अगर आप इसको करोगे तो इसको हम जो है ना क्रॉस सेक्शनल रिसर्च कहते हैं, याद रखिएगा। और इसीलिए कहता हूं कि आप यहाँ पर डेली प्रेजेंट हुआ करिए, क्योंकि हर एक ऑप्शन में एक क्वेश्चन छुपा हुआ है। तो आप जो है हर एक ऑप्शन से कुछ ना कुछ सीखेंगे। टू कंपेयर टू और मोर ग्रुप्स एट अ सिंगल पॉइंट इन टाइम, इसको हम कहते हैं क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। टू स्टैब्लिश कॉजल रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, बताइए आप इसको क्या कहते हैं हम। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, बिल्कुल सही। देखिए, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में ही तो हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप या कारण प्रभाव संबंध को स्थापित करने की कोशिश करते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इसका सही उत्तर हो जाएगा। और टू ऑब्जर्व अ सिंगल केस इन डेप्थ, बताइए इसको क्या कहते हैं। बताइए। बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही बोला, इसको केस स्टडी कहते हैं। ओके। तो केस स्टडी में आप एक केस को बहुत ही गहराई से इसका अध्ययन करते हैं, इसको हम केस स्टडी कहते हैं। और इसका सही उत्तर जो है ए ऑप्शन हो जाएगा। आई होप इसका सही उत्तर नीचे कमेंट सेक्शन में आपने दिया हो। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। टीचिंग एप्टीट्यूड का ये प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग अप्रोचेज इज बेस्ड ऑन वाइगोस्कीज कॉन्सेप्ट ऑफ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसे हम ZPD के नाम से भी जानते हैं। आसान प्रश्न है, सीटेट में तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये प्रश्न, और यहां भी आपसे पूछा जा सकता है। पहला ऑप्शन है एक्सपोजिटरी टीचिंग या व्याख्यात्मक शिक्षण। दूसरा ऑप्शन है कोलाबोरेटिव लर्निंग यानी सहयोगात्मक अध्ययन। तीसरा ऑप्शन है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग या स्मृति स्तर का शिक्षण। और चौथा ऑप्शन है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन या क्रमनिर्देशित अनुदेश। बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 2 लिख के नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए और मेंशन कर दीजिए आपको क्या लग रहा है इसका सही उत्तर क्या होगा। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता क्या है, पहले तो ये बता दीजिए। देखिए, अगर हम वाइगोस्की के जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के बारे में बात करें, तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि देखिए, मान लीजिए कि एक ये आपका जो है क्षमता है, ये आपकी कैपेसिटी है जो आप खुद के दम पे हासिल कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप खुद के दम पे इतना कुछ हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको किसी का हेल्प मिल जाए तो आप इतना करने के काबिल हैं। तभी तो आप मुझसे पढ़ रहे हैं यहाँ पर।
आपको एक मेंटोर चाहिए, आपको एक गाइड चाहिए और आप मेरे रूप में मेंटोर या गाइड खोज रहे हैं, है ना? क्यों? क्यों ढूँढ रहे हैं ये चीज़? क्योंकि आप इस वाले सर्कल से इस सर्कल तक पहुँचना चाहते हैं, मतलब कहीं न कहीं अपने कैपेसिटी जो मैक्सिमम आपकी कैपेसिटी है वहाँ तक पहुँचना चाहते हैं और उसके लिए आपको क्या चाहिए? एमकेओ। देखिए, जिस तरीके से मैं लिंक करके आपको समझाता हूँ, बिल्कुल ही ऐसे तरीके से समझाता हूँ कि आपके माइंड में फिट बैठ जाए, ठीक है? एमकेओ क्या होता है? इसको हम कहते हैं मोर नॉलेजेबल अदर, यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसको आपसे ज़्यादा ज्ञान है, तो वो क्या करेगा, आपको इस अवस्था से उठा के यहाँ तक पहुँचा देगा और आप अपना बेस्ट दे पाओगे। और इसी जो ये ज़ोन है ना, जो ये डिफ़रेंस है इन दोनों सर्कल्स के बीच में, इसी को हम कहते हैं ज़ोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। मतलब वो क्षेत्र जिसमें आपका विकास हो सकता है अगर कोई ज़्यादा हेल्पफुल आपको कोई ज़्यादा हेल्प कर दे, ज़्यादा कोई जो है मोर नॉलेजेबल होगा तो। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? क्योंकि देखिए यहाँ पर 2 लोग मिल के काम कर रहे हैं, इसलिए ये हो जाएगा कोलैबोरेटिव लर्निंग, है ना? सहयोगात्मक अधिगम। वाइगोत्स्की का जो थ्योरी है वो जोर डालता है ज़ोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट पे, जहाँ लर्निंग होता है दूसरों की मदद से और आप दूसरों की मदद से अगर लर्निंग कर रहे हैं तो यानी कि आप कोलैबोरेटिव लर्निंग या सहयोग के माध्यम से कर रहे हैं और यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब एक्सपोजिटरी टीचिंग जो होता है ना, ये अप्रोच फोकस करता है इन्फॉर्मेशन को डायरेक्टली डिलीवर करने में, है ना? कि डायरेक्टली बस इन्फॉर्मेशन को आपने डिलीवर कर दिया तो ये नहीं होगा। ये सोशल इंटरैक्शन के ऊपर जोर नहीं डालता है, कोलैबोरेटिव लर्निंग के ऊपर जोर नहीं डालता है। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग ऑफ कोर्स ये रोट लर्निंग के बारे में बात करता है, रटने के बारे में बात करता है और हार्बर्ट ने जो है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग के बारे में बात किया था। वही अगर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के बारे में बात करें तो ये सेल्फ पेस्ड इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग अप्रोच है और ये ज़ेडपीडी से किसी भी तरीके से अलाइन नहीं होता है। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन ये सेल्फ पेस होता है। ये अगर आप सेल्फ लर्निंग करना चाहते हैं, खुद से पढ़ना चाहते हैं उसके लिए होता है, तो बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। और देखिए इसमें हमने कई कॉन्सेप्ट समझ लिए। एक तो ज़ोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है? एक मोर नॉलेजेबल अदर क्या होता है? कैसे ये दोनों कोलैबोरेटिव लर्निंग से जुड़ा हुआ है और कैसे वाइगोत्स्की जो है वो जोर डालते थे ज़ोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट पे। हर्बर्ट ने जो है बताया था मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग के बारे में। तो कितना कुछ जो है हमने समझा इस एक पर्टिकुलर प्रश्न से। अब हम बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पर, वेस्टर्न लॉजिक का, लॉजिकल रीजनिंग में वेस्टर्न लॉजिक का ये प्रश्न है। एक सिलोइज्म के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं। इन अ सिलोइज्म द टर्म दैट अपीयर्स इन बोथ प्रीमाइसेस, दोनों ही प्रीमाइसेस में, दोनों ही प्रस्तावों में जो टर्म आता है लेकिन कंक्लूजन में नहीं आता है, बताइए उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन पहला है मेजर टर्म, दूसरा ऑप्शन है माइनर टर्म, तीसरा ऑप्शन है मिडिल टर्म और चौथा ऑप्शन है सिलोजिस्टिक टर्म। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? सिलोइज्म में वो टर्म जो दोनों प्रीमाइसेस में तो अपीयर होता है लेकिन कंक्लूजन में नहीं आता है, क्या होगा? देखिए एक सिलोजिज्म में जो है ना, मिडिल टर्म जो होता है वो टर्म होता है जो अपीयर करता है दोनों प्रीमाइसेस में लेकिन कंक्लूजन में नहीं होता है ना। क्वेश्चन नंबर 3 का आपको क्या लग रहा है सही उत्तर क्या होगा? नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, वैसे तो मैंने बता दिया है। और इसका सही उत्तर हो जाएगा मिडिल टर्म, है ना। मिडिल टर्म जो है ये इसका सही उत्तर होगा। मिडिल टर्म जो है ये बोथ प्रीमाइसेस में आता है, दोनों प्रीमाइसेस में आता है, प्रीमाइस 1 में और प्रीमाइस 2 में, लेकिन कंक्लूजन वाला जो होता है पार्ट उसमें ये मिडिल टर्म नहीं आता है। और ये इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि ये लिंक की तरह काम करता है मेजर और माइनर टर्म के बीच में। जो मेजर टर्म होता है और जो माइनर टर्म होता है इसके बीच में एक लिंक की तरह काम करता है। और ये आपको अच्छे से समझ में आएगा जब हम बैच में स्टार्ट करेंगे लॉजिकल रीजनिंग वाला चैप्टर। वहाँ पर मैं आपको डिटेल में और बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊंगा, कभी जीवन में आप भूलोगे नहीं, है ना। तो बैचेस में आप जानते ही हो कितने बेहतरीन तरीके से हम वहाँ पर पढ़ाई करते हैं। तो मिडिल टर्म इसका सही उत्तर हो जाएगा। मिडिल टर्म जो है वो यहाँ पर आप जो है बिल्कुल इसका सही उत्तर लगा दीजिए और फिर हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है लॉजिकल रीजनिंग इंडियन लॉजिक से। तो एक हमने वेस्टर्न लॉजिक का ऑलरेडी क्वेश्चन कर लिया है, अब हम इंडियन लॉजिक का एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए, इन इंडियन लॉजिक विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स रिप्रेजेंट्स द हेतु और रीजन इन एन इन्फरेंस। भारतीय तर्कशास्त्र में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनुमान में हेतु या कारण का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शंस आपके सामने ये हैं। पहला ऑप्शन है पक्ष, दूसरा ऑप्शन है साध्य, तीसरा ऑप्शन है व्याप्ति और चौथा ऑप्शन है प्रमाण। बताइए इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए, है ना। इन इंडियन लॉजिक विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स रिप्रेजेंट्स द हेतु और रीजन इन एन इन्फरेंस, है ना। तो जो भी आपको लग रहा है इसका सही उत्तर क्वेश्चन नंबर 4 लिख के नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। एक एक ऑप्शन हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। भारतीय तर्कशास्त्र में अगर हम बात करें कि हेतु जो टर्म है इसके लिए कौन सा हम टर्म यूज करते हैं, रीजन जो इन्फरेंस में हम देखते हैं उसके लिए कौन सा टर्म यूज करते हैं। तो देखिए, अगर हम पक्ष के बारे में बात करें ना, तो पक्ष जो है वो सब्जेक्ट या केस जिसको आप एग्जामिन कर रहे हो वो होता है और हेतु जो है वो रीजन या कॉज होता है, याद रखिएगा, है ना।
और इंडियन लॉजिक में पूछ रहा है कि कौन सा टर्म जो है वो रिप्रेजेंट करता है क्या चीज़, हेतु को और रीज़न को एक इन्फ्रेंस में। तो उसके लिए जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पक्ष। पक्ष जो है वो एक रेफर करता है एक ऐसा सब्जेक्ट या केस जो कि एग्जामिन किया जा रहा है, और हेतु जो है वो रीजन या कॉज होता है। साध्य क्या होता है, साध्य जो है एक ऐसा ऑब्जेक्ट और कंक्लूजन होता है जिसको एस्टेब्लिश करने की कोशिश हम करते हैं इन्फ्रेंस के जरिए, ये रीजन नहीं होता है। व्याप्ति जो है ये यूनिवर्सल रिलेशन बताता है हेतु और साध्य के बीच में, तो ये यूनिवर्सल रिलेशन ये बताता है। तो ये सार्वभौमिक संबंध बताता है, तो ये भी नहीं होगा इसका सही उत्तर। और प्रमाण जो है ये एक जरिया है नॉलेज को एक्वायर करने का, है ना, ज्ञान को प्राप्त करने का एक माध्यम है, और ये जो है ना रीजन नहीं होता इन्फ्रेंस में, तो ये भी नहीं बताएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा पक्ष, है ना। अब हम बढ़ते हैं अपने पांचवें प्रश्न की तरफ। आईसीटी का ये प्रश्न है, विच प्रोटोकॉल इज वाइडली यूज्ड फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन ओवर अ कंप्यूटर नेटवर्क। आसान प्रश्न है, कंप्यूटर नेटवर्क पर सुरक्षित संचार के लिए किस प्रोटोकॉल का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। इसके पहले वाले सेशन में हमने बात किया था HTTP के बारे में, अब इसमें हम बात करेंगे सिक्योर कम्युनिकेशन वाले के बारे में। आपको क्या लग रहा है इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से नीचे कॉमेंट सेक्शन में दे दीजिए, बिना टाइम गवाए जो है इस प्रश्न को हम जल्दी से सॉल्व करते हैं। देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। बिल्कुल इस पे ज़्यादा समय वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, कई बार आपको बता चुका हूँ। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर इसका फुल फॉर्म होता है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। कल हम इसका जो है शॉर्ट फॉर्म हमने देखा था HTTP का, जिसमें हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल था, और आज हम HTTPS देख रहे हैं। सिक्योरली अगर आप कम्युनिकेट करना चाहते हो कोई भी कंप्यूटर नेटवर्क पे, तो इसके लिए HTTPS का यूज़ होता है। HTTP जो है इसमें वो सिक्योरिटी नहीं होता है, इसमें जो है ना ये एनक्रिप्शन होता है, और ये एनक्रिप्टेड होता है, बिल्कुल वो नहीं होता है। SMTP, तो SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, यूज़ होता है ईमेल ट्रांसमिट करने के लिए, सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए नहीं। वही FTP जो है फाइल ट्रांसफर करने के लिए यूज़ होता है, और ये भी एनक्रिप्टेड नहीं होता है बाय डिफ़ॉल्ट, तो ये भी नहीं होगा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन। आई होप कि इसका सही उत्तर नीचे कमेंट सेक्शन में दे दिया हो आपने। एंड हम हाफ वे पहुंच चुके हैं इस वीडियो के। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए हमारा बहुत एफर्ट जाता है इन वीडियोस को बनाने में, और आपका एक लाइक जो है बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है मुझे इन सेशंस को बार-बार आप लोग के लिए ले आने के लिए। अब हम चलते हैं छठे प्रश्न पर। हायर एजुकेशन सिस्टम का ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज एक्रेडिट्स हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया फॉर क्वालिटी एश्योरेंस। भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों को गुणवत्ता आश्वासन के लिए मान्यता प्रदान करने वाले निम्नलिखित में से कौन सा निकाय है। ऑप्शन है पहला UGC, दूसरा ऑप्शन है NAAC, तीसरा ऑप्शन है AICTE और चौथा ऑप्शन है NCTE। क्या लगता है आपको इसका सही उत्तर क्या होगा, नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। बात कर रहा है एक्रेडिट करने के बारे में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को भारत में क्वालिटी को अश्योर करने के लिए, यानी गुणवत्ता को के आश्वासन के लिए। देखिए एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। यूजीसी जो है इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। ये एक रेगुलेटरी बॉडी है, आपको मालूम है, चलिए भाई रेगुलेटरी बॉडी है ये, और ये 1956 में स्टैब्लिश हुआ था, और इसका काम क्या है, रेगुलेशन वाला काम है, और साथ ही साथ अनुदान वाला काम है ना, यानी ग्रांट्स प्रोवाइड करना यूनिवर्सिटीज़ को और रेगुलेट करना। तो एक्रेडिट नहीं करता है, मान्यता नहीं देता है, तो ये नहीं होगा इसका फुल फॉर्म, और सॉरी इसका करेक्ट आंसर। वही अगर बात करें हम AICTE की, तो AICTE जो है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ये टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस को एक्रेडिट करता है, याद रखिएगा, जो तकनीकी संस्थान है उनको। और यहाँ पर ये हायर एजुकेशन के बारे में बात कर रहा है, तो इसमें और भी तो दूसरे ब्रांचेज आ सकते हैं, तो ये नहीं होगा। जनरली हायर एजुकेशन के बारे में ये, इससे कोई मतलब नहीं होता। AICTE सिर्फ टेक्निकल एजुकेशन के बारे में होता है। वही अगर हम बात करें NCTE, तो ये टीचर एजुकेशन के लिए होता है, स्पेसिफिकली फोकस करता है टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पे, तो ये भी नहीं होगा। NAAC इसका सही उत्तर हो जाएगा, NAC, हम इसको NAC कहते हैं, ठीक है। NAAC या NAC जो है ना, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल होता है, और ये वही बॉडी है जो रिस्पॉन्सिबल होती है एक्रेडिट करने के लिए, है ना। जो संस्थान है, जो शिक्षा संस्थान है, इनको मान्यता देने के लिए, एक्रेडिट करने के लिए ये होती है, और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को एक्रेडिट करती है क्वालिटी अश्योरेंस मेंटेन करने के लिए। और NAC का ग्रेडिंग भी होता है, आपको मालूम होगा, है ना, A+, A++ ऐसे ग्रेडिंग दिया जाता है। तो NAC इसका सही उत्तर हो जाएगा। आई होप कि इसका सही उत्तर नीचे कमेंट सेक्शन में आपने दे दिया हो। अब हम बढ़ते हैं अपने सातवें प्रश्न की तरफ। यूनिट 9 का ये क्वेश्चन है पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का। विच एग्रीमेंट वाज डिजाइन टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन एंड वाज अडॉप्टेड इन क्योटो इन 1997। बहुत आसान है, और ये चीज लिख के तो और आसान बना दिया गया यहाँ पर। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए किस समझौते को 1997 में क्योटो में अपनाया गया था। क्योटो एक शहर है जापान का, है ना, और वहीं पे इसको अपनाया गया था। नाम से ही समझ में आ गया ये क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में बात कर रहा है ना। क्योटो प्रोटोकॉल जो है ना, इसको कब अडॉप्ट किया गया था, 1997 में, और इसका एम क्या है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन को रिड्यूस करना एम था।
ग्लोबली, और पर्टिकुलरली जो इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन थे, जहाँ पर औद्योगिकरण ऑलरेडी हो चुका था, जहाँ इंडस्ट्रीज ऑलरेडी सेट हो चुकी थी, यानी डेवलप्ड कंट्री जो थी, उनके बारे में ये ज़्यादा जोर डालता था कि आप लोग अपना ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम करिए। पेरिस एग्रीमेंट जो अगर हम बात करें तो ये 2015 में हुआ था, 1997 नहीं, 2015 में हुआ था, और इसका फोकस था ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन को कंट्रोल करना, क्लाइमेट चेंज को रोकना, यानी जलवायु परिवर्तन हो रहा था, इसके बारे में था। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये मॉन्ट्रियल में हुआ था, कनाडा में, इसका एम था ओजोन डेप्लीटिंग सब्सटेंसेस को धीरे धीरे फेज आउट करना, है ना, ओजोन डेप्लीटिंग सब्सटेंसेस को धीरे धीरे फेज आउट करना। और ये वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल जो है प्रोटोकॉल्स माना जाता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और रियो डिक्लेरेशन जो है ये एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स था, इसमें बहुत सारे अलग-अलग प्रिंसिपल्स थे, सेट ऑफ प्रिंसिपल्स था। ये कहाँ से आया था? अर्थ समिट से आया था। अर्थ समिट कब हुआ था? 1992 में अर्थ समिट हुआ था। रियो डी जेनेरो जो ब्राज़ील का एक शहर है, वहाँ पे हुआ था ये 1992 में। और इसका फोकस किस चीज़ पे था? सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर था, याद रखिएगा। एमिशन रिडक्शन के ऊपर नहीं था, तो ये भी नहीं होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन। आई होप कि इसका सही उत्तर नीचे कमेंट सेक्शन में आपने दिया हो, काफ़ी आसान प्रश्न था। अब हम कम्युनिकेशन के एक प्रश्न को देख लेते हैं। 8वां प्रश्न हमारा, विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन रिलाइज ऑन नॉन वर्बल क्यूज सच एज बॉडी लैंग्वेज एंड आई कॉन्टैक्ट। तो नॉन वर्बल क्यूज के बारे में बात कर दिया इसने, है ना, यानी कि कौन सा संचार प्रकार शारीरिक भाषा और नेत्र संपर्क जैसे अवाचिक संकेतों पर निर्भर करता है ना। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है वर्बल कम्युनिकेशन, वाचिक संचार, दूसरा ऑप्शन है रिटन कम्युनिकेशन, तीसरा ऑप्शन है नॉन वर्बल, और चौथा ऑप्शन है डिजिटल कम्युनिकेशन, है ना। तो बताइए, शाब्दिक, गैर शाब्दिक, लिखित या फिर डिजिटल, कौन सा इसका सही उत्तर होगा? नॉन वर्बल क्यूज के बारे में बात कर रहा है, ऑफ कोर्स नाम से ही समझ में आ रहा है, तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ही होगा ना, है ना। तो देखिए, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है, इसमें बॉडी लैंग्वेज आ जाता है आपका, आप कैसे जेस्चर्स दे रहे हैं, पोस्चर्स दे रहे हैं, फेशियल एक्सप्रेशन आपका क्या कह रहा है ना, आई कांटेक्ट आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सभी आपके इसके अंदर आ जाता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन या गैर शाब्दिक संचार के अंदर, है ना। तो इन सभी का यूज़ करते हैं आप इन्फॉर्मेशन को बिना कोई शब्दों के इस्तेमाल के कन्वे करने के लिए। वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है, इसमें स्पोकन या रिटन वर्ड होता है, वर्बल नॉन वर्बल क्यूज़ नहीं होता है, तो ये नहीं होगा, इसमें तो बोल के या लिख के। वही अगर रिटन कम्युनिकेशन में आप लिख के करते हो तो इसमें भी शब्दों का इस्तेमाल होता है। डिजिटल कम्युनिकेशन में तो कुछ भी हो सकता है, इसमें शब्दों का हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है इस्तेमाल। तो मे और मे नॉट इंक्लूड नॉन वर्बल क्यूज़, तो ये भी नहीं होगा, इसका सही उत्तर सी ऑप्शन हो जाएगा। आई होप कि इसका सही उत्तर नीचे कमेंट सेक्शन में दे दिया हो आपने, क्योंकि बहुत ही आसान प्रश्न था ये। अब हम पहुंच चुके हैं 9वें प्रश्न तक। वीडियो को अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो आप जो है ना काफ़ी सीरियस हैं, और काफ़ी ज़्यादा जो है आप यहाँ पर आगे अच्छा करने वाले हैं, क्योंकि आप डेली इन वीडियोज़ को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, क्वेश्चंस नए-नए अगर आपको दिखते हैं तो उसको नोट आउट कर रहे हैं, और साथ ही साथ इसमें जो है आप डेली प्रैक्टिस करके अपना एक आदत डेवलप कर रहे हैं कि आप एग्जामिनेशन में जाएँगे तो आपको ये क्वेश्चंस जो है ना वो लगेंगे कि कहीं न कहीं आपने ये किया हुआ है और आसानी से आप सॉल्व कर पाएँगे। द पर्पज ऑफ यूजिंग अ कंट्रोल ग्रुप इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज टू, प्रायोगिक अनुसंधान में नियंत्रण समूह का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है प्रोवाइड बेसलाइन डेटा फॉर कंपैरिजन या तुलना के लिए आधार डेटा प्रदान करना। दूसरा ऑप्शन है टेस्ट मल्टीपल वेरिएबल साइमल्टेनियसली, यानी एक साथ कई चरों का परीक्षण करना। तीसरा ऑप्शन है एलिमिनेट द नीड फॉर अ हाइपोथेसिस, या एक परिकल्पना की आवश्यकता को समाप्त करना। और चौथा ऑप्शन है इनहेंस पार्टिसिपेंट एंगेजमेंट, या प्रतिभागी की सहभागिता बढ़ाना। क्या होगा इसका सही उत्तर? बताइए नीचे कमेंट सेक्शन के जरिए क्वेश्चन नंबर 9 लिख के बता दीजिए कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है कि सही है। कंट्रोल ग्रुप का यूज के बारे में पूछ रहा है कि क्या इसका उद्देश्य है। अगर हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में दो ग्रुप होता है ना, एक होता है आपका कंट्रोल ग्रुप और एक होता है क्या, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप दो ग्रुप होते हैं। तो कंट्रोल ग्रुप के बारे में पूछ रहा है कि क्या पर्पज है इसका। तो देखिए, कंट्रोल ग्रुप जो होता है ना वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में बहुत इस्तेमाल होता है। क्यों? एक बेस लाइन देता है आपको कंपेयर करने के लिए। देखिए, एक जिनके ऊपर आपने मान लीजिए कोई दवा लाया हो, ड्रग लाया हो, तो एक ग्रुप है जो जिनके ऊपर आप जो है ना प्लेसिबो दे रहे हो, यानी उनको वो दवा नहीं दे रहे हो, और एक ग्रुप है जिनको आप वो दवा दे रहे हो, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को। तो इनको आप एक्चुअल दवा दे रहे हो और इनको नहीं दे रहे हो, फिर दोनों के बीच के डिफरेंस को देखना चाहते हो, यानी आप कंपेयर करना चाहते हो। तो इसी कंपैरिजन के बेसलाइन रेडी करने के लिए आपको कंट्रोल ग्रुप की आवश्यकता होती है, यानी कि ये बेस हो जाएगा और इनमें देखोगे कि इनमें क्या डिफरेंस आया, कोई पॉजिटिव डिफरेंस आया भी या नहीं आया। तो इससे जो है आप आइसोलेट कर पाओगे वो इफेक्ट्स जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के होते हैं। तो इसलिए कंट्रोल ग्रुप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में बहुत इस्तेमाल होता है और बेसलाइन डेटा देता है कंपैरिजन प्रोवाइड करने के लिए, और इसका सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन, है ना। आई होप कि नीचे कमेंट सेक्शन में इसका सही उत्तर आपने दिया हो। अगर आप मल्टीपल वेरिएबल्स के बारे में बात करें तो ये प्राइमरी पर्पज नहीं होता है कंट्रोल ग्रुप का। टेस्टिंग मल्टीपल वेरिएबल्स जो है ना ये पार्ट होता है एक्सपेरिमेंटल डिजाइन का, है ना, तो ये नहीं होगा। और
अगर हम बात करें एलिमिनेट द नीड फॉर हाइपोथेसिस, तो कंट्रोल ग्रुप जो है ना वो एलिमिनेट नहीं करता है कोई भी ऐसा नीड जो कि परिकल्पना को हटाने के लिए हो, बल्कि ये अभी भी आवश्यक होता है परिकल्पना एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, इसलिए ये नहीं होगा। और पार्टिसिपेंट के एंगेजमेंट, जो कंट्रोल ग्रुप है ना, इसको यूज़ करते हैं हम कंपैरिजन के लिए, एनहेंस एंगेजमेंट के लिए नहीं करते हैं, एंगेजमेंट को बढ़ाने के लिए या सहभागिता बढ़ाने के लिए नहीं करते हैं, बल्कि कंट्रोल ग्रुप का यूज़ हम कंपेयर करने के लिए करते हैं। तो इसलिए ये भी नहीं होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन, तुलना के लिए आधार डेटा प्रदान करना। तो आई होप कि कंट्रोल ग्रुप क्यों यूज़ करते हैं हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आपको समझ में आ गया हो। इंपॉर्टेंट प्रश्न था, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम आ चुके हैं अपने इस सेशन के आखिरी प्रश्न पर, और फास्ट ट्रैक सेशन था, आपको मालूम है कम समय में हमने जो है बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया सभी प्रश्न। और 10वां प्रश्न हमारा है, अंडर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस वर प्रपोज्ड फॉर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए कौन से परिवर्तन प्रस्तावित किए गए हैं। देखिए, क्योंकि ये हमारा जो नया डॉक्यूमेंट है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसलिए इससे प्रश्न उठने के बहुत चांसेस रहते हैं और आ भी रहे हैं, देखने को मिले भी हैं जो रिसेंट ईयर्स हैं वहाँ पे। पहला ऑप्शन है मर्जिंग स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशंस इनटू मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी, या एकल संस्थानों को बहुविषयक विश्वविद्यालयों में विलय करना। दूसरा ऑप्शन है रिड्यूसिंग अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम ड्यूरेशन टू 2 ईयर्स, यानी स्नातक कार्यक्रम की अवधि को 2 वर्ष तक सीमित करना। तीसरा ऑप्शन है कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ सेमेस्टर सिस्टम विद एनुअल एग्जाम्स, या सेमेस्टर प्रणाली को वार्षिक परीक्षाओं से पूरी तरह बदलना। या चौथा ऑप्शन है एलिमिनेशन ऑफ ऑल पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, या सभी स्नातकोत्तर कार्यक्रमों को समाप्त करना। बताइए इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 लिख के नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देंगे। और चूंकि ये लास्ट क्वेश्चन है, तो आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, आप वीडियो को लाइक करते हैं तो 2 चीज़ें होती हैं, एक तो हमें मोटिवेशन मिलता है, दूसरा यूट्यूब एल्गोरिदम इस काम को डिस्ट्रीब्यूट करता है, लोगों तक पहुँचाता है ना। नीचे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का ये सेशन आपको हेल्पफुल लगा कि नहीं। डाउट ग्रुप बना हुआ है आपके लिए, और बहुत ही फोकस्ड ग्रुप है, आपको मालूम है, और उसमें सिर्फ वही लर्नर्स हैं जो सीरियस हैं, और आप देखते हैं कि किस तरीके से वहाँ पे मैं आपको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता हूँ, है ना। तो जेन्युइन प्रॉब्लम है, वहाँ पर आप पूछिए, मैं आपको प्रॉब्लम को सॉल्व भी करता हूँ, है ना। तो बहुत ही एक्सपर्ट गाइडेंस और साथ ही साथ बिल्कुल इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग हम करते हैं, और इसके लिए कोई भी कॉस्ट आपसे नहीं लिया जाता है फॉर दैट ग्रुप। और इसी के साथ जो है मैं स्टार्ट करता हूँ एक-एक ऑप्शन डिस्कस करना। देखिए, अगर हम बात करें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में, तो कौन से चेंज प्रपोज किए गए थे। तो आपको मालूम है कि यहाँ पर हम एक हैकी के बारे में बात हमने किया, हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया या कमीशन ऑफ इंडिया, है ना, हैकी। तो ये जो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया है, इसमें अलग-अलग जो बॉडीज़ थे, जैसे कि आपका यूजीसी हो गया, जैसे कि आपका यहाँ पर नैक हो गया, ऐसे बॉडीज़ जो हैं, वो इनको मर्ज किया जा रहा है। क्यों मर्ज किया जा रहा है? ताकि हम एक सिंगल बॉडी है उसके थ्रू ये सारी चीज़ें कंट्रोल कर पाएँ, और इसमें मेडिकल और लीगल एजुकेशन को हटाना है ना? यानी कि मेडिकल और लीगल एजुकेशन के लिए जो अभी बना हुआ है वही रहेगा, क्योंकि इनको मर्ज करना थोड़ा-सा जो है कॉम्प्लेक्स है। और दूसरी चीज़ जो यहाँ पे बात हो रहा है कि जो स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशंस हैं, यानी ऐसे संस्थान हैं जो कि एक ही विषय के लिए बने हुए हैं या एक ही विषय पे फोकस करते हैं, उनको हम बहुविषयक विश्वविद्यालयों में विलय कर देंगे। यानी ऐसी यूनिवर्सिटी जो मल्टी डिसिप्लिनरी के बारे में बात करते हैं, अलग-अलग डिसिप्लिन, अलग-अलग सब्जेक्ट्स को मर्ज करके वो पढ़ाते हैं। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में यही प्रपोज किया गया, मर्जर ऑफ स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशन इनटू मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज। और इससे क्या होगा, जो होलिस्टिक एजुकेशन है वो प्रमोट होगा, यानी ऐसी शिक्षा प्रमोट होगी जो सर्वांगीण होगी, है ना। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन। स्नातक कार्यक्रम की अवधि 2 वर्ष तक सीमित करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि 3 साल ही ये रहेगा, है ना। तो ये नहीं होगा। और सेमेस्टर प्रणाली को वार्षिक परीक्षाओं में पूरी तरह बदलना बिल्कुल नहीं, बल्कि वार्षिक परीक्षाओं को सेमेस्टर प्रणाली में बदलना है ना। तो सेमेस्टर सिस्टम को लागू करना इसका एक जरूर लक्ष्य था, और सभी स्नातकोत्तर कार्यक्रमों को समाप्त करना बिल्कुल नहीं हो सकता है, ये तो इनकरेक्ट है। ये पॉलिसी सपोर्ट करती है मल्टी डिसिप्लिनरी पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन में भी आप जो है अलग-अलग सब्जेक्ट्स को चुन सकें, इसके लिए ये बढ़ावा देती है लोगों को, यूनिवर्सिटीज़ को। तो ये भी नहीं होगा, इसका सही उत्तर ए ऑप्शन हो जाएगा। तो आई होप कि इसका सही उत्तर नीचे कमेंट सेक्शन में आपने दे दिया हो। और इसी के साथ हमारा ये आज का प्रश्न उत्तर श्रृंखला खत्म होता है। हम मिलते हैं आपसे अगले इन्हीं प्रश्न उत्तर श्रृंखला के एक अगले वीडियो के साथ, एक अलग संस्करण के साथ। यहाँ पर आपके लिए आंसर की प्रोवाइड कर दिया गया है, और ये पीडीएफ आपको रात को 10 बजे हमारे टेलीग्राम चैनल, जो ज्ञानस्थली का टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर मिल जाता है। तो ज़रूर जुड़ जाइएगा। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, और यहाँ भी आप ज्ञानस्थली बाई अलका पांडे करके सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा। इस वीडियो में यहीं तक, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।